हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल इंग्लिश माध्यम पे। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन फॉर एसएससी सीजीएल 2024। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज यू कैन नॉट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस बिकॉज द सेकेंड टाइम इट्स योर चॉइस। यानी कि आप कोई एक गलती को दोबारा नहीं रिपीट कर सकते, दोहरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी बार सेम गलती करते हैं ना, तब वो गलती नहीं होती, वो आपकी चॉइस होती है कि आपने चूज करा है मैंने यही करना है। एक दिन आपने सपोज करो कि कोई काम, आप फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, आपने दे दिया एग्जाम, मार्क्स कम आए, नहीं स्कोर कर पाए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो नहीं स्कोर कर पाए, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड अटेम्प्ट आप दे रहे हो तब वो गलती थोड़ी होगी। अगर फिर आपने तैयारी नहीं करी तो वो गलती थोड़ी होगी। तो फिर क्या है, आपने चूज करा है, अपने टाइम वेस्ट करना, समय का सदुपयोग नहीं करना ही चूज करा है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बच्चे ने पहले भी एग्जाम्स दिए हैं, अपनी गलतियों से सीखो, उनको सुधारो, ठीक है। बार बार एक ही गलती हम रिपीट नहीं कर सकते और हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं कि हर गलती हम खुद करके देखें, तो कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीखो। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ मॉक टेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 66। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब मेरे दादा परदादा के समय से ही, वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज, हम सपेराज ही रहे हैं। सपेराज कौन होते हैं? स्नेक चार्मर्स। स्नेक्स have been an important part of our life, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं सांप। We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket, हम एक जगह से, एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे वो सांपों को बैम्बू बास्केट में डाल के। Whenever we stopped in a village, जब भी हम किसी गांव में रुकते थे, a dash would gather around us, तो जब आपके आसपास में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते उसको बोलते हैं भीड़। So a crowd would gather around us हो सकता है, ठीक है। ये वर्ड्स जो है होते हैं ना कि ग्रुप ऑफ किस चीज को क्या बोलते हैं, ये वर्ड्स याद कर लें। जैसे ग्रुप ऑफ शीप को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो आप याद कर लेना। We would then take out our snakes from our basket, फिर हम अपनी बास्केट में से सांप निकालते थे। Even after the show, people would dash, और हमारा शो खत्म होने के बाद भी लोग वहां पे रुके रहते थे। They knew that our tin box there were many In our tin box there were many types of medicines for them. उनको पता था कि हमारे टिन बॉक्स के अंदर में बहुत सारी उनके लिए मेडिसिन्स होती थी। क्यों? क्योंकि ये जो स्नेक चार्मर्स है ना, ये जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते होते हैं, तो उन जड़ी बूटियों से ही बहुत सारी मेडिसिन्स बनाते हैं। We made these medicines from plants collected from the forest, ठीक है। वही जड़ी बूटियां की ये मेडिसिन कहाँ से बनाते थे? जो प्लांट्स या फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे उनके जरिए ये मेडिसिन बनाते थे। I had learned all this from my grandfather, मैंने ये अपने दादाजी से सीखा है। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were dash. मुझे बहुत खुशी होती थी, मुझे अच्छा लगता था कि मैं लोगों की अपनी मेडिसिन से मदद कर सकता हूँ, वो भी तब जब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जो होंगे या तो दूर होंगे या अवेलेबल नहीं होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, फिर उसके बदले में लोग हमें या तो कुछ पैसे देते थे या फिर अनाज वगैरह, गेहूं या फिर आटा या ऐसा कुछ चीजें देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और इस तरीके से हम अपनी जीवन यापन करते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन डैश बाय अ स्नेक, अब स्नेक से काटा गया होएगा तभी स्नेक चार्मर को बुलाया जाएगा। तो बोल रहे कई दफा मुझे ऐसी जगहों पे बुलाया जाता था जहां पे किसी को सांप ने काट लिया होता था। अब हैड बीन है, पास्ट की घटना है, ठीक है, तो क्या होगा? बीटन, हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो डाले हुए हैं वो जैसे आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नंबर है वही है। तो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स, व्हेनेवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ डैश वुड गैदर अराउंड अस, फ्लॉक इकट्ठा हो जाए। फ्लॉक मतलब पक्षियों का झुंड, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक बोलते हैं। तो जब वो स्नेक्स अपने पास, अपने टोकरी में से स्नेक्स निकालेंगे तो पक्षियों के झुंड थोड़ी आएंगे, पक्षियों को तो सांप खा जाएंगे, फिर तो उनके हाथ में सांप भी नहीं आएंगे उनके, राइट। तो फ्लॉक नहीं होता है, यहाँ पे लोगों का झुंड इकट्ठा हो चुका होता है। तो लोगों के झुंड को क्या बोलते हैं? क्राउड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हर्ड मतलब गाय भैंसों का, भेड़ बकरियों का झुंड, जानवरों का झुंड। मार्च, मार्च मतलब चलना, परेड करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्राउड इज करेक्ट।
Even after the show, people would dash. They knew that in our tin box there were many types of medicines for them. तो वो रुकते थे वहां पे, ठीक है. स्टे ऑफ मतलब दूर होना, इससे अलग रहना, दूर रहना. स्टे इन मतलब किसी चीज के अंदर रहना. स्टे आउट किसी चीज से बाहर रहना. और स्टे ऑन मतलब वहां पे टिके रहना. तो वो लोग वहां पे स्थिर बने रहते थे, वहीं पे टिक जाते थे. सो ऑप्शन डी, स्टे ऑन, इज करेक्ट. I felt nice that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were fend off. फेंड ऑफ का मतलब होता है बचाव करना. तो डॉक्टर और हॉस्पिटल बचाव कर रहे होंगे तब भी मैं उनको मदद करूंगा. फार ऑफ मतलब बहुत दूर होते थे. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वो लोगों की मदद तभी कर पाएगा जब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स दूर होंगे. अदरवाइज तो लोग पहले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की तरफ भागेंगे. कीप अवे मतलब दूर रहना, दूर रखना किसी चीज को. सी ऑफ मतलब विदा करना. तो यहाँ पे ऑप्शन बी, फार ऑफ, इज करेक्ट. जो OFF है उसमें वो वाला ऑफ जो है वो अलग होने का भाव बताता है, ठीक है. Sometimes I was called to places where someone had been, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे पैसिव वॉइस में आएगा, ठीक है. तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा यहाँ पे. तो has been bitten by a snake. ऑप्शन बी, bitten, is correct. अब जो पहला पैसेज है उसकी तरफ हम जा रहे हैं. इन रीसेंट ईयर्स, अभी हाल फिलहाल के सालों में, स्टडीज एंड सर्वेज हैव फ्लैग्ड अ डिस्टिंक्ट शिफ्ट इन इंडियाज डिजीज बर्डन. कई स्टडीज और सर्वेज हुए जिन्होंने एक अलग तरीके का शिफ्ट देखा मतलब कि परिवर्तन, बदलाव देखा, रुझान किसी दूसरी तरफ देखा इंडिया के डिजीज बर्डन में. Non-communicable diseases such as diabetes, strokes and heart ailments claim more lives in country compared to infectious disease. तो ये पाया गया recent surveys में कि जो non-communicable diseases होती हैं जैसे कि डायबिटीज, non-communicable कौन सी होती हैं? जो एक से दूसरे में फैलती हैं. वो होगी communicable, और non-communicable जो मतलब फैलती नहीं है, जो आपकी खुद की पर्सनल जीन्स से हो सकता है या फिर खुद की पर्सनल ईटिंग हैबिट्स या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है. तो ऐसी जो डिजीजेस हैं जैसे कि डायबिटीज, स्ट्रोक्स या हार्ट एलिमेंट्स मतलब दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, ये ज्यादा जाने लेती हैं हमारे देश में अगर हम कंपैरिजन करें इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जो फैलने वाली डिजीज होती है, एक से दूसरे में फैलती हैं. जैसे कि टीबी एक किस्म का इन्फेक्शियस डिजीज है, कोरोना इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है, और एड्स वगैरह इन्फेक्शियस डिजीज है. तो इस तरीके की बीमारियों से ज्यादा जाने डायबिटीज, स्ट्रोक्स और हार्ट एलिमेंट से जाती हैं. Experts have also underlined the links between these lifestyle related diseases and obesity. और जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं इस मामलों में, उन्होंने ये भी रेखांकित किया है, हाईलाइट किया है कि हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस और ओबेसिटी के बीच में एक संबंध है, ठीक है. लॉन्ग थॉट टू बी एन अर्बन प्रॉब्लम, जिसको हम बड़े लंबे समय से एक शहरी प्रॉब्लम मानते थे. क्या था वो शहरी प्रॉब्लम? ओबेसिटी. ऐसा माना जाता था कि शहर के बच्चों में या शहर के लोगों में होता है क्योंकि उनको ज्यादा उनका सेडेटरी लाइफस्टाइल है, उनको सारा टाइम बैठ के काम करना है, खाना पीना है, बैठना है, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, घर पे खाना बनाना नहीं है. पहले माना जाता था कि गाँव के लोग बोलते हैं हम तो खेतों में काम करते हैं, हम तो इतना खून पसीना बहा लेते हैं, तो हमें नहीं होती ये प्रॉब्लम. तो जिसको लंबे समय से एक अर्बन प्रॉब्लम माना जाता था, ओबेसिटी हैज बिकम अ हेल्थ थ्रेट इन रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन द लास्ट डेकेड. पिछले एक दशक में ओबेसिटी जो है एक जानलेवा थ्रेट बन चुका है, जानलेवा हेल्थ थ्रेट बन चुका है. किसमें? शहर, हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में भी. Now, a study published in the medical journal The Lancet has revealed that it also affects children. अब एक स्टडी पब्लिश हुई है एक मेडिकल जर्नल जिसका नाम है The Lancet में, उसमें ये पाया गया, उसमें ये सामने आया कि इससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं. More than 12 million children, 7.3 million boys and 5.2 million girls in the country aged between 5 and 19 were grossly overweight in 2022. बोल रहे हैं कि 2022 में 5 से 19 साल के बीच के बच्चे, जिनमें से 12 मिलियन बच्चे जो हैं, 7.3 मिलियन अगर उनको डिवाइड किया जाए तो 7.3 मिलियन बॉयज एंड 5.2 मिलियन गर्ल्स, ये ग्रॉसली ओवरवेट यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में ओवरवेट है. अप फ्रॉम 0.4 मिलियन इन 1990, जो कि 1990 के दौरान में केवल 0.4 मिलियन का डेटा था. ठीक है, केवल 0.4 मिलियन बच्चे ही ओबीस थे, ओवरवेट थे, लेकिन अब 12 मिलियन बच्चे ओवरवेट हैं.
A gender skew also marks the rise in the obesity level. Gender skew मतलब ये जो gender biasness है उसने भी obesity levels में उछाल दिखाया है. The Lancet study found 44 million women and 26 million men aged above 20 in India to be obese. इसमें देखो महिलाओं का नंबर ज्यादा है, तो पूरे लैंसेट में ये पाया गया कि 44 मिलियन महिलाएं और 26 मिलियन पुरुष जो है जो कि 20 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो ओबीस हैं. Up from 2.4 million women and 1.1 million men in 1990, जो कि 1990 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बढ़ चुका है. 1990 में केवल 2.4 मिलियन महिलाएं और 1.1 मिलियन पुरुष थे जो ओबीस थे. WHO defines obesity as an abnormal or excessive accumulation of fat that possess health risk. WHO obesity को कैसे डिफाइन करता है? वो बोलता है असाधारण तरीके का या बहुत अधिक मात्रा में अगर फैट हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होता है जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क होता है तो हम उसको ओबेसिटी कहते हैं. Like in most parts of the world, in India too, the problem stems from an increase in sedentary lifestyle. सेम चीज पहले ये बात माना जाता था कि केवल अर्बन इलाकों की बात है, लेकिन अब रूरल इलाकों में भी अब लोगों को मुफ्त का राशन अगर मिल रहा है, जगहें कम होती जा रही हैं, सिकुड़ती जा रही हैं, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, तो खेती बाड़ी कौन करेगा? और ज़्यादातर बच्चे अब पढ़ लिख के बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं, उनको अच्छे लाइफस्टाइल की, तो खेती बाड़ी कौन कर रहा है? ठीक है, तो उनका लाइफस्टाइल भी सेडेंट्री हो रहा है, राइट. तो ज़्यादातर जैसे भारत के दुनिया के ज़्यादातर हिस्से हैं, इंडिया में भी इस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो यही है कि हमारा सेडेंट्री यानी कि ठहराव भरा जीवन जो है वो इसका कारण है. इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्सेस टू प्रोसेस्ड फूड. फिर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, बेहतर हो रहा है, तो हमें ज़्यादा हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं, हम बैठे बैठे भी जॉब कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास में एक फ़ोन के ऊपर जोमेटो, स्विगी, फ़ोन के अंदर ही ऑर्डर कर सकते हैं. फिर प्रोसेस्ड फूड आ जाता है, कौन इतना झंझट करे कि हेल्दी फूड काटे, पहले बाजार जाके लेकर आए, फिर काटे, फिर बनाए, फिर खाए, फिर उसके बाद वो इतना टेस्टी भी नहीं लगता, राइट, इतना अपीलिंग भी नहीं लगता जितना कि फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड लगता है. The recently released results of the household consumption survey show that Indians are spending less on cereals and pulses and more on beverages, refreshments and processed foods. जो recent household consumption survey निकल कर आया है उसके नतीजों ने दिखाया कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग अब दालें वगैरह नहीं खरीद रहे, सीरियल्स और पल्सेस नहीं खरीद रहे, वो ज़्यादा स्पेंड किसके ऊपर कर रहे हैं? बेवरेजेस के ऊपर. बेवरेजेस में कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, हार्ड ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आ जाते हैं, हर तरीके के ड्रिंक्स आ जाते हैं. रिफ्रेशमेंट्स, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें आ गई है ना, और कुछ समोसा, पकौड़ा, ये सब आ गया. या फिर प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं. According to a joint study conducted by WHO and ICRIER last year, पिछले साल एक joint study की गई WHO और ICRIER, उसके अनुसार India's ultra processed food industry grew at a compound annual growth rate of 13.37% in terms of retail sales value between 2011 and 2021. उसमें ये पाया गया कि हिंदुस्तान में 2011 से 2021 के बीच में हिंदुस्तान की जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है, मैगी नूडल्स वगैरह, इंस्टा नूडल्स हो गए, yippee हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पास्ता और पिज़्ज़ा वगैरह, ये जो इंडस्ट्री है ये सालाना कंपाउंडेड एनुअली, अगर सालाना इनका निकाले आंकड़ा तो ये 13.37% की रिटेल सेल्स वैल्यू के साथ में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, हर साल. अनफॉर्चुनेटली द कंट्रीज न्यूट्रिशन रिलेटेड पॉलिसीज सच एज पोषण 2.0 डू नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स. बोल रहे हैं बड़े दुखद भाव से हमें कहना पड़ रहा है कि देश का जो न्यूट्रिशन रिलेटेड एक पॉलिसी है जैसे कि पोषण 2.0, इसमें ज़्यादा ध्यान अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर नहीं दिया जाता. द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, cardiovascular diseases and strokes does recommend screening and early interventions to check the obesity related risk factors from becoming complicated. बोल रहे हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है एंड स्ट्रोक्स. उसमें ये जरूर रेकमेंड किया जाता है, सुझाव दिया जाता है कि आप जांच कीजिए
कीजिए और शुरुआती दौर में ही इंटरवीन कीजिए, यानी कि बीच में ही उसको रोकिए। अगर कहीं पे भी ओबेसिटी रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ही रोक लिया जाए। The guidelines recommend annual screening for excess weight in children as young as 2 to 6 years old। बोल रहे हैं इन गाइडलाइंस में बताया गया कि सालाना स्क्रीनिंग होनी चाहिए उन बच्चों की जिनका वेट ज्यादा है, ठीक है, जो कि 2 से 6 साल के बीच के अंदर में आते हैं। However, a lack of awareness about the seriousness of the issue, including in medical community, means that these prescriptions are rarely followed। लेकिन क्योंकि ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है कि ये मसला कितना गंभीर है, और जिसमें कि ये नहीं कि हम आम लोगों में इस बात की जानकारी नहीं है, मेडिकल कम्युनिटी में भी इस बात की जानकारी या अवेयरनेस कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रिस्क्रिप्शंस को हम फॉलो ही नहीं करते। जो सुझाव आते हैं WHO से या ICMR से, उन सुझावों को हम पालन ही नहीं करते। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री विद इंट्रैक्टेबल ओबेसिटी प्रॉब्लम। बोल रहे हैं हिंदुस्तान केवल इकलौता ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इंट्रैक्टेबल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके, जिससे जूझना थोड़ा मुश्किल हो, ऐसी ओबेसिटी की परेशानी से हम जूझ रहे हैं, ऐसा इकलौता देश नहीं है हिंदुस्तान। WHO notes that no country is on track to meeting its target of bringing down obesity to 2010's level 10 levels by 2025। बोल रहे हैं WHO ने पाया कि कोई भी देश अपने जो उनको एक टारगेट दिया गया है कि हमने 2025 तक 2010 के लेवल की ओबेसिटी पे आना है, ठीक है, नीचे आना है, जितना 2010 पे लेवल था उस लेवल पे लेकर आना। लेकिन कोई भी कंट्री उस ट्रैक के ऊपर नहीं चल रही कि 2025 तक वो टारगेट कंप्लीट कर पाए। इस ट्रैक के ऊपर कोई भी कंट्री नहीं चल रही। However, in several parts of the world, conversations have begun on trying to deal with the problem through measures such as higher taxes on unhealthy food and incentives for healthy food। बोल रहे लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में इस बात की बातचीत जारी है, चल रही है कि भाई हम इस समस्या से जूझने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम अनहेल्दी फूड जो है, फास्ट फूड जो है, उसके ऊपर हाई टैक्सेस लगाएं, और अगर कोई हेल्दी फूड इनिशिएटिव्स लेता है, उनको खाता है, उनको बेचता है, तो उसके ऊपर उनको इंसेंटिव दिया जाए। फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग टू गाइड कंज्यूमर्स। और पैकेज के अभी आपने देखा होगा जो न्यूट्रिशन लेबलिंग होती है, हिंदुस्तान में खैर पूरी न्यूट्रिशन लेबलिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बैक ऑफ द पैक होती है। अब वो क्या करें कि फ्रंट ऑफ द पैक में करें, यानी कि जो भी पैकेट आप खरीदे उसके सामने ही आपको सारे उसमें न्यूट्रिशनल कितना है, फैट कितना है, एनर्जी कितनी, ये सब उनको पैकेज के फर्स्ट में ही मिल जाए। इस तरीके की गाइडलाइंस हम जारी करें जिससे कि जो हम कंज्यूमर हैं हमें पता चले कि भाई हमने ये चीज लेनी है या नहीं लेनी है। इंडिया हैज बीन एन आउटलायर टू सच डिस्कशंस। आउटलायर का मतलब होता है जो मुख्य धारा से हट चुका हो, कट चुका हो, तो यानी कि इंडिया इन डिस्कशंस का हिस्सा नहीं है। द लैंसेट रिपोर्ट शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो जो लैंसेट की रिपोर्ट आई है वो हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो कि पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोन कैसी है पैसेज की। देखो इंडिया में ओबेसिटी लेवल बढ़ रहा है, काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और ज्यादा जाने अब इस तरीके की बीमारियों से जा रही हैं जो कि लाइफस्टाइल बेस्ड है, लाइफस्टाइल के ऊपर निर्भर करती हैं, ठीक है, अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर करती हैं, अनहेल्दी लिविंग स्टाइल के ऊपर निर्भर करती हैं, तो उनकी वजह से जाने ज्यादा जा रही हैं। तो दैट मीन्स पैसेज जो है वो अलार्मिंग है, चिंताजनक है। पॉजिटिव तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, अभी तक कोई पॉजिटिव कदम नहीं दिखाया गया। इनडिफरेंट भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मैटर कर रही हैं, तभी राइटर ने बोला कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देने की जरूरत है। अलार्मिंग बिल्कुल है, मजाकिया बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन सी अलार्मिंग इज करेक्ट। According to the study published in the Lancet, how many children aged between 5 and 19 were grossly overweight in India in 2022? More than 12 million। ठीक है, हम दोबारा चेक कर लेते हैं पैसेज में पीछे जाके। लैंसेट की रिपोर्ट आई थी यहाँ पे, इसमें कहा गया जो 5 से 19 साल के बीच के 2022 में 12 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे मोटे हैं, ठीक है, सो मोटापे का शिकार है। सो यहाँ पे मोर देन 12 मिलियन यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट, सो ओनली वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर जोर नहीं दिया गया, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में जिस तरीके से ओबेसिटी एक समस्या बढ़ रही है, उसके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा की गई। द राइज ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया एंड इट्स हेल्थ implications, option B is correct. Based on the passage, which of the following can be inferred as potential reason for the rising obesity level in India? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार इनमें से क्या कारण है जिनकी वजह से हिंदुस्तान में जो ओबेसिटी लेवल है वो बढ़ रहा है। सबसे पहले इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड, बिल्कुल करेक्ट है। लैक ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एड्रेसिंग ओबेसिटी, बिल्कुल करेक्ट है। पैसेज में बोल रहे हैं कि जो थोड़े बहुत प्रोग्राम्स चलाए भी जा रहे हैं लोगों के पास में, उसके बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। इनफैक्ट मेडिकल कम्युनिटी के पास में भी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं, तो ये भी करेक्ट है। इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, देखो ये एक कारण हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि शहरों में पार्क्स वगैरह भी सिकुड़ चुके हैं, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कोई प्लेस नहीं बची उनके पास में, रोड्स पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज कर नहीं सकते। लेकिन पैसेज में इस चीज़ के ऊपर हमने चर्चा नहीं करी है और यहाँ पे पूछा गया बेस्ड ऑन द पैसेज, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। सो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है? फर्स्ट और सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। India looks back at a year that presented challenges, particularly in addressing the infrastructural damages resulting from natural disaster. पूरे हिंदुस्तान अगर पीछे देखे, इस साल को पीछे मुड़ के देखे, तो वो उन सभी चैलेंजेस की तरफ देखता है जो खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज जो हुआ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, उनसे हमें झेलने पड़े। Subsistence in Joshimath incurred a cost of over रुपीज 565 करोड़ इन डैमेज। तो बोल रहे हैं कि जोशीमठ को रीस्टैब्लिश करने में, वहां पे हेल्प आउट करने में, ठीक है, जो कॉस्ट आई वो कितनी आ गई? रुपीज 565 करोड़ के डैमेज को हमें ठीक करना पड़ा। सब्सिक्वेंटली रिवर्स सर्ज्ड बियॉन्ड द डेंजर मार्क, और फिर क्या हुआ, साथ ही साथ जो नदियां हैं वो डेंजर मार्क से ऊपर बहने लग पड़ी। रेकिंग हैवॉक ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड दिल्ली। तो जिसने तबाही मचा दी, कहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज डैमेज की गई? उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में। द टोल वॉज ग्राइम, की जो डेथ संख्या थी वो बहुत सीरियस थी, विद 208 लाइव्स लॉस्ट, 208 जाने गई, 621 हाउसेस डिस्ट्रॉयड, इतने सारे घर तबाह हो गए, एंड ओवर 4200 हाउसेस पार्शली डैमेज्ड अक्रॉस दी स्टेट्स। पार्शली मतलब थोड़े बहुत किसी तरीके से टूट गए। हेवी रेन्स फर्दर एक्सेसरबेटेड द सिचुएशन, फिर भारी बारिश ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर दिया। कॉजिंग एन एस्टिमेटेड 10,000 करोड़ इन डैमेजेस, जिसकी वजह से अंदाजतन 10,000 करोड़ का डैमेज हुआ। While under construction bridge collapses in Gujarat, Mizoram and Bihar claim numerous lives, और वहीं दूसरी तरफ गुजरात, मिजोरम और बिहार में कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज जो थे, अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन, तो वो ब्रिजेस गिर गए, जिनकी वजह से काफी सारी जाने गई। मच लाइक द सिलक्यारा बारकोट टनल कोलैप्स, जैसे कि सिलक्यारा बारकोट टनल कोलैप्स हुआ, दिस इंसिडेंट एग्जाम्पलीफाइज द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन इको सेंसिटिव जोन्स दैट जेपरडाइज लाइफ्स। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं वो उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से अगर हम इको सेंसिटिव जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं बिना उस जोन के बारे में सोचे हुए, तो वो क्या होगा, वो वहाँ की लाइफ्स को जेपरडाइज कर देगा, तबाह कर देगा, धोखा दे देगा। द डेवास्टेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ लाइव्स एंड ड्रेन रिसोर्सेज सर्व एज स्टार्क रिमाइंडर। तो जो डेवास्टेशन यानी कि जो इतने बड़े लेवल की तबाही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जाने की, और जो हमारे रिसोर्सेज यहाँ पे खत्म होती हैं, ये एक रिमाइंडर है emphasizing that prioritizing sustainable infrastructure isn't merely a choice but an immediate imperative। तो बोल रहे हैं कि ये एक स्टार्क रिमाइंडर है, गहरा रिमाइंडर है, जो कि जोर देता है इस बात पे कि भाई जो हमारा ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं ना, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, है ना, तो वो एक हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी चॉइस नहीं है
कि हमें इस तरफ हमारे पास ऑप्शन है, हम ये कर लेते हैं, वो हमारी चॉइस नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इमीडिएट इम्पोर्टेंट रखता है ये चीज। ये हम बाय चॉइस नहीं करें कि हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन है, हम ये भी चूज कर लें वो भी चूज कर लें, नहीं, हमारे पास चॉइस नहीं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदाउट दिस फोकस आर इन्वेस्टमेंट्स एंड ड्रीम्स ऑफ एडवांसमेंट रिस्क बीइंग स्वेप्ट अवे और कोलैप्सिंग ऑल टुगेदर। इसके बिना हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी हमारे सपने होंगे कि हम यहाँ पे इस तरीके से बेहतर डेवलपमेंट करें, इस तरीके से एडवांसमेंट करें, वो सभी रिस्क में होंगे। किस चीज के? या तो वो बह जाएंगे या वो ढह जाएंगे। Tackling the core issue crucial to averting such incidents is addressing the core factors that might precipitate them। बोल रहे हैं कि जो मुख्य इश्यूज हैं जो कि इन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए जरूरी है, उनसे निपटना, वही इज एड्रेसिंग। वो क्या है कि हम इसके जो मुख्य फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये उत्पन्न होते हैं, हम उनको रोकें, उनसे निपटें। Such as considering the L1 टेंडर बिडिंग सिस्टम, जैसे कि L1 टेंडर बिडिंग सिस्टम जो है उसको रिकंसिडर करना, उसको दोबारा मुख्य धारा में लेकर आना। Adopting more effective practices can contribute positively by promoting quality over solely opting for the lowest bidder। बोल रहे हैं कि ज्यादा प्रभावशाली ढंग से हम तरीके इख्तियार करें जिनसे कि हमारे पास बेहतर क्वालिटी आ सकती है, बजाय के लोएस्ट बिडर के पास में ठेका दे देने से बेहतर है कि हम ज्यादा जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करके, अच्छी क्वालिटी का जो सिस्टम इस्तेमाल करके बनाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, हम उसको दें। दिस कॉस्ट सेंट्रिक अप्रोच ऑफन रिजल्ट्स इन कॉम्प्रोमाइजेस ऑन क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। अब देखो, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति कॉस्ट कम करने के लिए, टेंडर हासिल करने के लिए कम कॉस्ट में कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो पूरे सेफ्टी मेजर्स नहीं इस्तेमाल करेगा, या फिर वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेगा, या फिर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाना चाहिए था, जो जितने मान लो 7 पिलर्स लगाने चाहिए थे, ठीक है, एक ब्रिज बनाना है, इसके नीचे 7 पिलर्स लगाने चाहिए थे, राइट, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, चलो 5 पिलर्स लगाने चाहिए थे, लेकिन उसने बनाया ब्रिज, उसने 2 पिलर्स लगा दिए, क्योंकि उसने 3 पिलर्स का जो खर्चा है वो बचा लिया, राइट। तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस आएंगी विच में लीड टू कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स, जो कि बहुत भयानक तबाही में, विफलता में, फेलियर में तब्दील हो सकते हैं। कंडक्टिंग थरो जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल सर्वेज बिफोर कंस्ट्रक्शन। अब कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले उस इलाके की ज्योग्राफी कैसी है, उस इलाके का जो इकोलॉजी है वो कैसी है, हम कितने पेड़ उखाड़ेंगे तो वहाँ का जो ज्योग्राफी है, जो अर्थ है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वहाँ का जियोटेक्निकल सर्वे करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए कंस्ट्रक्शन से पहले। कंसल्टिंग एक्सपर्ट्स से सलाह देनी चाहिए, इस फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए। एंड फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ हाई क्वालिटी आर क्रूशियल स्टेप्स, और अच्छी, बेहतरीन, हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स है। Active adoption of geosynthetic materials and locally available materials in construction can be a pivotal step toward achieving sustainable infrastructure goal। जियोसिंथेटिक प्रोडक्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? जियोसिंथेटिक बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक काइंड ऑफ चीज जो कि इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि जियो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उनसे डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्टिवली ज्यादा मात्रा में जियोसिंथेटिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करें और लोकल लेवल पे जो मटेरियल्स मिलते हैं, अवेलेबल हैं, हम उनका इस्तेमाल करें कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्या होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होगा अगर हमें सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स को बनाना है तो। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? अगर आप राजस्थान की रेत ला के हिमाचल में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो राजस्थान की रेत जो है वो पानी को अच्छे से सोक नहीं कर पाती, ठीक है, लेकिन हिमाचल में बारिश ज्यादा होती है, उत्तराखंड में बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पे वो पानी को झेल पाएगी? नहीं झेल पाएगी। लेकिन अगर आप हिमाचल के ही मिट्टी लेकर हिमाचल में ही कंस्ट्रक्शन करेंगे तो दैट मीन्स वो वहां की पानी से ही बनी हुई मिट्टी है, वहां के पानी को जानती है, आइडेंटिफाई करती है, सोक कर सकती है, ठीक है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो ज्यादा टाइम बिल्डअप रह सकेगा, वो ज्यादा टाइम टिका रह सकेगा। एक छोटा सा उदाहरण है, हो सकता है मैं टेक्निकली गलत हूं, लेकिन ये उदाहरण है कि आप जिस जगह के
लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आपको वहीं का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बेहतर होता है, ठीक है। और उसमें हम हेल्प ले सकते हैं जियोसिंथेटिक मटेरियल्स की। Geosynthetic materials not only meet rigorous environmental standards but also enhance cost and time efficiency in project execution। तो जो geosynthetic materials हैं वो कठोर environment को, जो हमारी need है कि हाँ ये environmental standards को meet करना चाहिए, ना केवल वो करते हैं बल्कि ये साथ ही साथ cost भी सही रखते हैं और time एफिशिएंसी जो है प्रोजेक्ट की कि भाई इतने टाइम में ये होना चाहिए वो भी कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं। द स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ जियोसिंथेटिक मटेरियल नॉट ओनली अलाइंस विद रिगरस एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड बट ऑल्सो plays a crucial role in improving the overall durability and longevity of infrastructure projects। बोल रहे हैं अगर हम सही ढंग से सही स्ट्रैटेजी के साथ में जियोसिंथेटिक मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं तो वो ना केवल जो कठोर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर पाएंगे बल्कि साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं अगर हमें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, उसको टेस्ट करना है, उसको लॉन्ग बनाना है और वो लंबे समय तक टिका रहे, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ानी है। तो इसके लिए इंश्योरिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल बिल्ट एनवायरनमेंट, जिसके तहत हम एक ठोस, एक मजबूत और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, बिल्ट एनवायरनमेंट मतलब कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। A shift in the construction approach, prioritizing quality and safety over cost cutting is essential। हमारा जो एक नज़रिया है कि भाई हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से करनी है या क्वालिटी से करनी है, ये परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिंग फॉर quality and cost based selection systems QCBS commonly utilized for consultancy contracts would offer greater benefits। अगर हम क्वालिटी प्लस कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पे कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देती है ना कि हम ये चीजें हमें चाहिए, ये चीजें मैंडेटरी हैं, आप कॉस्ट चाहे कम करो लेकिन मटेरियल इस क्वालिटी का होना चाहिए, ये इस क्वालिटी का होना चाहिए, ये इस क्वालिटी का होना चाहिए, ये हमें मैंडेटरी है। इस तरीके का कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो इससे हमें ज्यादा बेहतर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। Incorporating advanced technologies and monitoring systems can also enhance the overall integrity of structures। बोल रहे हैं कि अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग मतलब जांच के सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो स्ट्रक्चर है उसकी स्वायत्ता, उसकी इंटीग्रिटी जो है, ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है वो बनी रहेगी, वो और बेहतर हो जाएगी। These sustainable practices will not only contribute to long-term resilience but also align with the global efforts to combat climate change। तो ये sustainable practices ना केवल long term ठोस एक स्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद करेंगी बल्कि जो दुनिया भर के प्रयास हैं कि भाई हमें क्लाइमेट चेंज से जूझना है, निपटना है, उसमें भी ये सहायक होंगे। In conclusion, the recent infrastructure incidents and challenges faced should serve as a compelling call to action। तो बोल रहे हैं अगर हम इसको कंक्लूड करें तो भाई जो रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, फेस करने पड़ रहे हैं, वो एक बहुत ही मजबूर करने वाली कॉल है। कॉल मतलब आवाहन है, आवाज है कि भाई अब एक्शन ले लो। प्रमोटिंग द नेशन टू रिविजिट इट्स कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, जिससे कि हमारे देश को ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि भाई हम अपनी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को दोबारा एक बार गो थ्रू करें कि क्या हम गलती कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमारे पूर्वज करते थे जो ढांचे अभी तक टिके हुए हैं और कहाँ हमसे गलती हो रही है। However, policy makers must approach this issue with a forward looking perspective। और वहीं पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको इस मसले को फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि आगे बढ़ने वाली दूरगामी सोच के साथ में, ओपिनियन के साथ में देखना चाहिए। द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप एंड हाइटेंड अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड अ रोबस्ट फाउंडेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो क्या होता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इन्वॉल्व कर रही है और उसके बाद में लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हो रही है, सिलक्यारा जो टनल था उसका कोलैप्स दुनिया ने टीवी पे देखा, ठीक है, तो सबको पता चल गया कि इस तरीके की चीज भी हो सकती है, तो हमें क्या चीज करनी है। हिमाचल में जो तबाही आई वो दुनिया ने देखी, पहले हिमाचल में कंस्ट्रक्शन ऐसे ही हो रहे थे, ठीक है, अब लोगों को पता चल गया कि भाई इस तरीके की घटना कभी हो जाए, ऐसी तेज बारिश हो जाए तो हमें अपनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से बनाना चाहिए।
राइट तो बोल रहे हैं तो इनसे रोबस्ट एक मजबूत फाउंडेशन मिलेगी इम्प्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए. A collaborative effort involving government initiatives, industry partnership and public awareness holds the potential to reshape India's infrastructure paradigm. बोल रहे हैं कि अगर हम collaborate यानी कि joint efforts लगाएं जिसमें कि सरकारी initiatives भी शामिल हो, industries के साथ में partnership शामिल हो और लोगों के अंदर जानकारी जो है वो शामिल हो, तो इससे हम इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडाइम है उसको हम रीशेप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. बाय एक्नॉलेजिंग एंड एड्रेसिंग द रूट कॉजेज, स्वीकार करते हुए और उनसे निपटते हुए, किनसे, जो रूट कॉजेज है, मुख्य कारण है. प्रायोरिटाइजिंग सेफ्टी मेजर्स, जो सेफ्टी मेजर्स है उनको प्रमुखता देते हुए एंड एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मेथड्स, और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मेथड्स को अपनाते हुए इंडिया कैन पेव द वे फॉर अ फ्यूचर वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ओनली विथस्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू नेशंस ओवरऑल प्रोग्रेस. तो हिंदुस्तान एक ऐसा रास्ता हमारे फ्यूचर के लिए तैयार कर सकता है जिसमें कि ना केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समय के साथ में और ज्यादा मजबूत होकर टिका रहे, बल्कि बहुत ज्यादा हद तक हमारे देश की ओवरऑल प्रोग्रेस में भी सहायता करे. अब देखो, अब होता क्या है कि आप मान लो हिंदुस्तान में हर साल किसी न किसी जियोलॉजिकल इंसिडेंट की वजह से काफी भारी मात्रा में हजारों करोड़ों का अगर प्रॉपर्टी का, जान माल का नुकसान होगा तो फिर सरकारों को उसको भरपाई भी करनी पड़ेगी. पहले जो हजारों करोड़ों का लोगों को नुकसान हुआ है पहले उसकी भरपाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो हम वो पैसा अपनी डेवलपमेंट में लगा सकते हैं. तो अगर हम मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, क्वालिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि टिका रहे सालों सालों तक, बहुत गंभीर से गंभीर परिस्थितियों को झेल पाए, तो हमें वो पैसा जो है उनको रीबिल्ड करने में नहीं लगाना पड़ेगा. राइट, और इससे क्या होगा, हमारे देश की तरक्की होगी. राइट, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? टोन ऑफ द पैसेज देखो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. क्यों नहीं ऑप्टिमिस्टिक? क्योंकि यहाँ पे इतना भारी जो नुकसान हुआ है उसमें कुछ पॉजिटिव तो निकल कर आया नहीं. राइट, वो तो एक गलत बात है ना कि भाई हमारा इतना ज्यादा नुकसान हो गया. इंडिफरेंट भी नहीं है, डिसमिसिव, नजरअंदाज नहीं करता किसी भी चीज को, कॉशनरी है, सावधान सचेत करता है कि भाई देखो अब हमें बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का बनाना चाहिए जिससे कि हम इस तरीके की चीजों से निपट सकें. सो ऑप्शन सी, कॉशनरी, इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम कैसी है? The economic impact of natural disaster. तो हमने उनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर नहीं पढ़ा, हालांकि होते हैं लेकिन पूरा पैसेज उसके ऊपर नहीं है. जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाने की जरूरत है हमने उसके ऊपर पूरा पैसेज पढ़ा है. The importance of technological advancement and construction. इनकरेक्ट है. The need for sustainable infrastructure development. Option C is correct. What was the primary cause of the infrastructural damages mentioned in the passage? इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण ये था कि हम जो है L1 टेंडर बिडिंग सिस्टम जो है उसको नहीं अपना रहे थे, उसको अपना रहे थे जिसमें कि लोएस्ट बिडर को प्रेफरेंस दी जाती है बजाय की क्वालिटी के. A focus on rapid urbanization without considering the environmental impacts, कि भाई हम तेजी से शहरीकरण कर रहे हैं environmental impacts को नजरअंदाज करते हुए, leading to unsustainable infrastructure development and increased vulnerability of natural disasters. तो केवल यही एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं. ठीक है, अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है, पहाड़ों में अर्बनाइजेशन हो रहा है, केवल उस वजह से नहीं हो रहा है. ठीक है, लेकिन अर्बनाइजेशन होना तो अच्छी बात है, शहरीकरण होना तो अच्छी बात है, लेकिन शहरीकरण आप मजबूत ढंग से करें, क्वालिटी बेस्ड करें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा. The adoption of L1 tender bidding system, which prioritized the lowest bidder over quality, resulting in substandard construction materials and practices that are prone to failure. बिल्कुल करेक्ट है कि भाई हम L1 bidding system का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि lowest कौन बिड लगाता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है बजाय कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स कौन दे रहा है उसके. ठीक है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो है वो सही तरीके से सही मटेरियल का इस्तेमाल करके नहीं होती और इसकी वजह से जो ढांचा है वो गिरने के पूरे चांसेस होते हैं. What is emphasized as an immediate imperative in the passage to prevent future infrastructural damages? बोल रहे हैं
क्या कहा गया, किस बात के ऊपर जोर दिया गया कि जो इमीडिएट इम्पेरेटिव है, ज़रूरी है, इमीडिएटली एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अगर हमें फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस से बचना है तो उसके लिए बोला गया कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जोर देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा, जियो टेक्निकल सर्वेस करने चाहिए, जियोलॉजिकल सर्वेस करने चाहिए, ठीक है। दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट ऑल एफर्ट्स। देखो सेंट्रलाइज्ड डिजास्टर मैनेजमेंट एक अथॉरिटी बनी होगी, ठीक है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, उसका यहाँ पे रोल नहीं है, स्टेट वाइज भी है, सेंट्रल वाइज भी है, तो उसका कोई यहाँ पे अहम योगदान नहीं है। वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो डिजास्टर आने के बाद में या फिर आने से पहले जिस तरीके से लोगों को बचा सके वो कर सकती, लेकिन वो घरों को तो उठा के नहीं ले जा सकती ना, घरों को तो आपको ही मजबूत बनाना पड़ेगा। सो ये इनकरेक्ट है। The implementation of stricter regulations and standards for construction practices, especially in eco-sensitive zones, to ensure the durability and resilience of the इंफ्रास्ट्रक्चर। बोल रहे हैं कि भाई हमें और ज़्यादा कड़े कानून बनाने चाहिए, कड़े नियम बनाने चाहिए कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इको सेंसिटिव जोन्स में, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की रेजिलियंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये इनकरेक्ट है, सख्त कानून बनाने से नहीं होगा, सख्त कानूनों का पालन करने से होगा, राइट। द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट takes into account environmental consideration and long term resilience against natural disaster। देखो अगर आपको सस्टेनेबल ढांचा बनाना है तो उसके लिए आपको सबसे मुख्य जो चीजें माननी पड़ेंगी, कंसिडर करनी पड़ेंगी, वो ये कि भाई किस एनवायरनमेंट में हम बना रहे हैं, किस तरीके का वहाँ का जियोलॉजी है, किस तरीके का वहाँ का इकोलॉजी है, कितनी इकोलॉजी हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा अगर हमें लॉन्ग टर्म में टिकाऊ अगर हमें चीजें बनानी है जो कि नेचुरल डिजास्टर से बच सके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन द क्वेस्ट for equal rights for women in all spheres of life, every act that justifies hierarchy, othering and a patriarchal mindset must be shunned to। बोल रहे हैं महिलाओं के सभी क्षेत्रों में इक्वल राइट्स की खोज में हर एक एक्ट जो कि हायरार्की क्या होता है कि ये सुपीरियर है, ये उससे इन्फीरियर है, ये उससे इन्फीरियर है, ठीक है, इसको जस्टिफाई करता है। अदरिंग का कोई एक्ट हो जिसमें कि अदरिंग मतलब होता है कि किसी को हम एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं मानते या अपने से अलग मानते हैं, ठीक है। एंड अ पेट्रियार्कल माइंडसेट, पेट्रियार्कल मतलब जो पुरुष प्रधान माइंडसेट होता है, मस्ट बी शंट टोटली, मतलब कि उसको रद्द कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। सीकिंग द राइट टू चूज हर ओन आइडेंटिटी, मिस दिव्या मोदी टोंगा बोल रहे हैं कि ये जानते हुए, चाहते हुए कि भाई मुझे अपनी पहचान चुनने का अधिकार है, ये जो राइट है इसको जानते हुए मिस दिव्या मोदी टोंगा नाम की एक महिला है, had petitioned the Delhi High Court that she be allowed to revert to her maiden name after her divorce comes through। बोल रहे हैं उनने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर करी कि भाई उनको अपना वास्तविक ओरिजिनल जो सरनेम है वो इस्तेमाल करने दिया जाए जब उनका डिवोर्स हो जाता है फाइनल, तो उसके बाद में। She landed in court after running into a barrier in the form of a government notification which said a married woman who wants to use her maiden name after divorce must either furnish divorce papers or a no objection certificate from her husband। अब देखो ये तो बहुत इलॉजिकल बात है ना सरकार की भी। देखो सरकारें भी पॉलिसी बताते वक्त सोचती नहीं है कि अगर वो पहले ही उस व्यक्ति से डिवोर्स हो चुकी है तो उसको अपने हस्बैंड से क्यों एनओसी चाहिए, क्यों उससे जरूरत है एनओसी लेने की। तो बोल रहे हैं कि वो कोर्ट पहुंची जब उन्होंने एक बैरियर के रूप में सरकारी नोटिफिकेशन पाया जिसमें कहा गया कि कोई शादीशुदा महिला अगर अपना ओरिजिनल सरनेम, शादी से पहले वाला सरनेम इस्तेमाल करना चाहती हैं डिवोर्स के बाद, तो या तो उनको डिवोर्स पेपर्स फर्निश करने पड़ेंगे या फिर उनको अपने हस्बैंड से जो कि डिवोर्स दे चुके हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। The Delhi High Court has sought the Union Government's response by May 28, the next date of hearing। बोल रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसके जवाब मांगा है 28 मई तक। 28 मई क्या है, अगली तारीख है सुनवाई की। इन हर प्ली, अपनी जो प्ली है, पिटिशन है, उसमें मिस मोदी टोंगा स्टेट्स दैट
द नोटिफिकेशन इज जेंडर बायस्ड। उनने ये कहा कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है जेंडर बायस्ड है, यानी कि एक पक्ष को, एक जेंडर को ज्यादा प्राथमिकता देता है, एंड क्रिएट्स अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस फॉर वुमेन हु सीक टू एक्सरसाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू चूज देयर नेम। और ये अननेसेसरी, गैर जरूरी बंदिश डालता है उन महिलाओं के ऊपर जो अपना संवैधानिक अधिकार, अपना नाम खुद चुनने का संवैधानिक अधिकार का पालन करना चाहती हैं, उसको एक्सरसाइज करना चाहती हैं, यूज करना चाहती हैं, उनको ये गैर जरूरी बंदिश में डालता है। इन हर केस अ चेंज ऑफ सरनेम, जो कि इनके केस में क्या है, वो अपना सरनेम चेंज करना चाहती हैं बाय वायलेटिंग आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21। और ये जो आदेश है सरकारी, इसके तहत आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन होता है। द वेरी आइडिया ऑफ एन एनओसी इज ऑब्जेक्शनेबल। जो बोल रहे ये जो केवल जो आइडिया है ना कि भाई आपको अपने हस्बैंड से एनओसी चाहिए, यही मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगता है, मुझे इसी के ऊपर ऐतराज है। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स और नॉट, and if reflective of a deep-seated misogyny that wants to control an individual's preference। बोल रहे हैं कि डिवोर्स हो चाहे ना हो, लेकिन ये आइडिया, एनओसी का आइडिया जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है। क्यों? क्योंकि ये उस जो हमारा एक समाज है जिसमें मिसोजिनी जो कूट कूट कर भर दी गई है, उसका ये उदाहरण देता है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति की प्रेफरेंसेस को, चॉइसेस को कंट्रोल करता है और करना चाहता है। यानी कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं की हर चॉइस को, हर प्रेफरेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। मिस मोदी टोंग्या शुड बी एबल टू चूज whichever surname she is comfortable with and not have to fight for it। मिस मोदी टोंग्या को जो भी सरनेम उनको पसंद आए, जिसमें भी वो कंफर्टेबल फील करें, वो चूज करने का अधिकार है और उनको इसके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। Women have often complained of harassment when they have taken the path of less trodden। द पाथ लेस ट्रॉड बोल रहे हैं कि महिलाओं ने अक्सर ये शिकायत करी है कि जब भी वो एक ऐसा रास्ता चूज करती हैं जो ज्यादा महिलाएं नहीं करती, जिसपे कोई शायद ना चला हो, कोई ना जाता हो, यानी कि वो कोई फिजिकल पाथ की बात नहीं कर रही, वो लाइफ की अपनी जर्नी की बात कर रहे हैं कि अगर अपनी लाइफ में वो कोई ऐसे चॉइसेस बनाती हैं, लेती हैं जो पहले किसी ने नहीं ली या फिर बहुत कम लोगों ने, कम महिलाओं ने ली हैं, तो उनको अक्सर उनके उन रास्तों पे चलने में, उन चॉइसेस को फुलफिल करने में हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। For instance, women who have decided not to opt for their husband's surname after marriage face a barrage of unnecessary questions and a mountain of paperwork while say बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे जो महिलाएं अपने पति का सरनेम नहीं लगाती, शादी के बाद में नहीं चूज करती उसको लगाना, उनको बहुत ज्यादा अननेसेसरी, गैर जरूरी सवालों का सामना करना पड़ता है। सवालों से उनको बांधने की कोशिश की जाती है और पेपर वर्क का एक पहाड़ उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है। से जैसे कि मान लो ओपनिंग अ जॉइंट बैंक अकाउंट, अगर उनको अपने हस्बैंड के साथ में जॉइंट बैंक अकाउंट खोलना है तब उनके सामने बहुत सारा पेपर वर्क आएगा। और ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स एडमिशन इन स्कूल, या फिर किसी बच्चे का एडमिशन अगर स्कूल में करवाना है तब उनके सामने बहुत सारे पेपर वर्क आएगा। और अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट, या अगर वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है तो अ सोसाइटी दैट इज ऑलरेडी बैटलिंग कास्ट बेस्ड हायरार्कीज शुड नॉट ऐड टू द डिस्क्रिमिनेशन बाय गिविंग एन अपर हैंड टू एनीवन इन अ रिलेशनशिप। बोल रहे एक ऐसा समाज जिसमें ऑलरेडी कास्ट बेस्ड हायरार्की चली हुई है कि ये राजपूत हैं ऊपर हैं, ब्राह्मण ऊपर हैं, शूद्र नीचे हैं, ये हायरार्की जो चली हुई है कास्ट बेस्ड, इससे हम पहले ही जूझ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक रिलेशनशिप के अंदर जो पति पत्नी का संबंध है, जिसको बोलते हैं कि ये इक्वल पहिए वाली गाड़ी है, दोनों बैलेंस होंगे, दोनों इक्वल होंगे तभी चलेगी, उसमें हमें एक को अपर हैंड देने के डिस्क्रिमिनेशन नहीं खड़ा करना चाहिए, बट वर्क टूवर्ड्स सेफर स्पेसेस विदाउट जेंडर बायस। बल्कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक सेफ समाज बना सकें, सुरक्षित समाज बना सकें, जिसमें कोई जेंडर बायस ना हो, किसी प्रकार का डिफरेंस ना हो, किसी प्रकार का ह्यूमिलिएशन यानी कि तड़पाना, किसी को प्रताड़ित करना, ऐसा ना हो। In India, the most populous country in the world, stark gender disparities persist both politically and socially। बोल रहे हिंदुस्तान में, जो कि दुनिया की सबसे फेमस कंट्री है, वहाँ पे बहुत गहरी जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर बायसनेस जो है वो पनपती है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे सामाजिक लेवल पे हो। Women do most of the unpaid work at home
and are often edged out of the labor force for various reasons. जो महिलाएं हैं वो घर का ज़्यादातर अनपेड वर्क करती हैं. अब आपको अगर उसी काम के लिए काम वाली बाई लगानी हो तो वो 4-5 हज़ार रुपये आराम से लेगी, लेकिन जब मम्मा कर रही है, आपकी वाइफ कर रही है, तब आप उसको कोई पैसा नहीं देंगे. ठीक है, आप सोचते हैं कि उसका काम है, उसको क्या देने की ज़रूरत है, उसको वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन भी नहीं मिलेंगे. और ऑफन एज्ड आउट, उनको जो लेबर फोर्स है उससे भी बाहर रख दिया जाता है अलग अलग कारणों की वजह से. भाई तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम तुम्हारी जॉब छोड़ के चल जाओगे, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम जॉब छोड़ के चल जाओगे. व्हाट अ गर्ल और अ वुमन कैन एंड कैन नॉट डू इज ऑफन लेड डाउन बाय द मेन इन द फैमिली. कि कोई महिला या कोई लड़की क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये अक्सर हमारे परिवार के, हमारे घर के पुरुष तय करते हैं. समटाइम्स women too acquiesce to such indignities in the name of tradition. तो कई बार महिलाएं भी इस तरीके की अपमान को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि भाई हमारा ट्रेडिशन ही ऐसा है, हमारे समाज में ऐसा ही होता आया है, ये हमारे कस्टम्स हैं, ये सोच के महिलाएं भी एक्सेप्ट कर लेती हैं. द यूनाइटेड नेशंस हैज सेड दैट द ग्रेटेस्ट ह्यूमन राइट्स चैलेंज इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स. यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इस वक्त का जो सबसे बड़ा मानवीयता का चैलेंज है वो ये है कि हमें जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है और महिलाओं को, लड़कियों को सशक्त बनाना है, उनको पावर देनी है. Paying lip service to rhetoric that women are equal without affecting change on the ground with legislative backing and strong social framework defeats the purpose. बोल रहे केवल शब्दों का जाल और बार बार ये दोहराना कि भाई महिलाएं हमारे बराबर हैं और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना, कोई उस पे ऊपर कानून नहीं बनाना, संविधान नहीं बनाना, कोई स्ट्रॉन्ग सोशल फ्रेमवर्क नहीं बनाना, ये हमारे मुख्य उद्देश्य को डिफीट करता है, हराता है. तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज. तो क्या एक महिला जो अपने नाम को चेंज करने के लिए लड़ रही हैं और उनको संविधान से लड़ाई करनी पड़ रही है, सरकार से लड़ाई करनी पड़ रही है, क्या ये ऑप्टिमिस्टिक कुछ पॉजिटिव है? नहीं ना, तो पॉजिटिव नहीं है. अमेजिंग कुछ है, बहुत है, अच्छा कुछ हुआ, बहुत अम्यूजिंग हुआ, नहीं. इनडिफरेंट भी नहीं है. तो ये कैसा है? क्रिटिकल है, बहुत गंभीर स्थिति है. क्योंकि हम चाहते तो है कि जेंडर बायसनेस हटे और जेंडर इक्वालिटी आए, लेकिन अगर हमारी सरकार इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगी, इस तरीके के कानून बनाएगी, तो फिर महिलाओं को अधिकार कहाँ से मिलेगा? What is the main theme of the passage? पैसेज की मुख्य थीम क्या है? तो the importance of legislative backing for gender equality, ये मुख्य थीम नहीं है, ये जरूरी है जेंडर इक्वालिटी के लिए, लेकिन जो महिलाओं को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी खुद की पहचान के लिए भी, वो है इस टॉपिक का थीम. द चैलेंजेस वुमेन फेस इन चूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What constitutional rights does Ms. Divya Modi Tongia claim are being violated by the government notification regarding the change of surname after divorce? तो उसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का जिक्र था, जो कि आर्टिकल 14 which deals with the right to equality before the law and equal protection of laws. आर्टिकल 14 कहता है कि भाई कानून के नजर में सब बराबर हैं, ठीक है, और सबके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए. आर्टिकल 19 which protects certain rights regarding freedom of speech and expression, ठीक है, और आर्टिकल 20 which ensures the right to life and personal liberty. इन तीनों अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. What is central issue highlighted in the case of Miss Divya Modi Tongia's plea to the Delhi High Court regarding her surname change after divorce? तो इसमें बेसिकली हमें क्या एक चीज समझ में आती है कि भाई जेंडर बायसनेस है हमारे समाज में. आज भी महिलाओं को इतने अधिकार मिलने के बावजूद भी अगर अपने पति से, जिससे वो तलाक ले रही हैं, उससे इस चीज की अनुमति चाहिए कि मैं अपना सरनेम वापस ले लूं, अपना पुराना सरनेम लगा लूं. आप तो ऑलरेडी उससे तलाक ले चुके हो, क्या जरूरत है उससे एनओसी लेने की? वो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करता, वो आपकी लाइफ से निकल चुका है, तो उससे एनओसी किस बात का चाहिए? लेकिन सरकार को लगता है कि भाई वो जरूरी है, ठीक है. तो ये एक मेजर चैलेंज है जेंडर बायसनेस, और जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो एक बहुत अहम मसला है. The requirement of a no objection certificate from her husband to use her maiden name after divorce, correct है.
द नेसेसिटी टू फर्निश डिवोर्स पेपर्स टू रिवर्ट टू हर मेडन नेम आफ्टर डिवोर्स, ये भी करेक्ट है. द जेंडर biased nature of the government notification that imposes unnecessary restrictions on women's right to choose their name, ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पे all of the above option D is correct. That's all. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.